नमस्कार, मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण कि दोस्तों, एग्ज़ाम रिलेटेड ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और चर्चा है सॉल्व्ड पेपर के। तो आप इसको अगर सुनिएगा, देखिएगा ना, तो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्व मिलेंगे और व्याख्या होंगे, तो उनसे आपको बहुत एग्ज़ाम में मदद मिलेगी दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यूजीसी नेट का जो प्रोग्राम है आज का हमारा। तो दोस्तों देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ पीवाईक्यू 2004 से 25 तक के सभी प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये मटेरियल देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनटीए क्या कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अंडर ग्रेजुएट ये यूनियन ग्रेजुएट कॉम्बिनेशन होता है उसका, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं लेक्चरशिप पात्रता परीक्षा हिंदी। हल प्रश्न है इसमें, कहा क्या है इसमें 2004 से 2025 के तक के 4225 प्रश्नों की 16900 व्याख्याएं हैं इसमें प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या एवं आयोग की आंसर की द्वारा प्रमाणित उत्तर है। नेट जेआरएफ डीएसएसबी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, डीसी, सेट, टीआरई स्टेट परीक्षाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मैं आगे करता हूं और बढ़ता हूं। तो देखिए हमारा टॉपिक देखिए यहाँ पूरा है यूजीसी नेट दिसंबर में द्वितीय प्रश्न पत्र, यूजीसी नेट 2005 के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिस टॉपिक को जब तक मैंने कि इम्पोर्टेंट लगा है वो किया गया है दोस्तों, जहां तक होगा। लेकिन इस बुक्स को हम खत्म करेंगे, एकदम हम खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। देखिए है ना, बहुत लंबी पुस्तक है, लेकिन इसको जो खत्म कर लिया, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसने खत्म कर लिया। तो देखिए यूजीसी नेट परीक्षा 13 नवंबर 2020 की है, शिफ्ट 1 हिंदी प्रश्न पत्र, यानी हम बैक चलेंगे धीरे धीरे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। किस पर कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भऊ चहु देश। किस पर? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था दोस्तों। सी नंबर आंसर। अमीर खुसरो की व्याख्या है इसमें देखिए 1255 से 1325 उनका समय है। आदिकालीन सिंगारिक और मनोरंजनात्मक साहित्य के कवि रहे हैं। जन्म एटा जिला पटियाली गांव। असली नाम अब्दुल हसन यानी यमीनुद्दीन खुसरो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। उपाधि खुसरो सुखन की उपाधि मिली। उपनाम तुर्क अल्लाह, तोता है हिंद, ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। गुरु निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। निजामुद्दीन औलिया के निधन पर इन्होंने कहा था कि क्या कहा था देखिए कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भऊ चहु देश। निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहा था दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के निधन पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
आविष्कार किया तबला व सितार का, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। भाषा के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि ये थे। हिंदी और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था दोस्तों। अब मुल्क मुल्क शुअरा राष्ट्र कवि घोषित किया गया केकूबाद ने। महाकवि या कवियों में राजकुमार का इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने। इसके बाद रचनाएं खालिक बारी शब्दकोश है, 2 शकुने है, मनोरंजनात्मक है, 2 शकुने, काव्य है, मनोरंजनात्मक काव्य है, गजल है, खुसरो की पहेलियां है, मुकरियां है, हालात है, कन्हैया है, भक्ति परक रचनाएं हैं, मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो फांसी में मसनवियां हैं, मजनू लैला मसनवी शैली है, आईने सिकंदरी हसत विवाहित, पंचगंज गजाइनुल फतह, एजाजे खुसरो देवयानिया है, खजर खां है, आवाज खुसरवी है, नूह सीपर है। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जितनी भी रचनाएं हैं इनकी सब चर्चा किए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें प्रश्न मिलते हैं हर एग्जाम में, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। एक भी रचना मान लीजिए किसी को अगर पूछिए दिया एजाए खुसरो, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर पूछ ही दिया कि मजनू लैला किसकी रचना है, तब आप क्या कीजिएगा? तब आप क्या कीजिएगा? कहने का मतलब तब आप क्या कीजिएगा? मसनवी शैली पर लिखा गया है। सीरीन को मल्लोल अनवर किसकी रचना है, ये तो जान रहे हैं। हालात या खिजर खां किसकी रचना है, हस्ते विशित किसकी रचना, पंचगंज में। तो चर्चा करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को विकास को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या? शोरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। नीचे गए निम्नलिखित उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको मिलेंगे, नीचे क्या मिलेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 2 नंबर यहाँ प्रश्न है, तो हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ क्रम से सजाने में दिया था, तो क्रम से हम सजाएंगे तो देखिए क्रम का चर्चा यहाँ किया गया है। क्रम का देखिए संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश, ये आपको मिलेंगे कहीं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। याद रखिए हमेशा संस्कृति ही हमारी प्राकृत में सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा थी, संस्कृत। हमेशा याद रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं हो। पाली, प्राकृत में ये सब नहीं, ये सेकंड है। संस्कृत ही सबसे पहला। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक में आप 4 रखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक में 4 है। यहाँ से यहाँ तक यानी 8 भाषाओं का यहाँ क्रम दिया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए लाइन से क्या कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसके बाद आता है, इसके बाद है अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी, वर्तमान हिंदी, ये 4 आती है। तो इसकी चर्चाएं, अब वो भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है उसका देखिए यहाँ व्याख्या किया गया दोस्तों। देखिए व्याख्या। अपभ्रंश आधुनिक भारतीय एवं उपभाषा है। शोरसेनी, अब आता है अपभ्रंश जो है आधुनिक भारतीय एवं उपभाषाएं हैं। शोरसेनी जो है वो कहाँ बोली जाती है तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी में बोली जाती है। देखिए यहाँ मिलेंगे आपको शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती में बोली जाती है। मागधी यानी मागध, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये चारों में माघ जो होता है ना, माघ, पूस, माघ, फागुन, यानी कि जनवरी का पहला जो सप्ताह होता है वो माघ होता है। जनवरी का पहला सप्ताह माघ होता है। तो माघ में बिहार, बंगाल, उड़िया और असमिया, ये एक चर्चित फेस्टिवल भी मनाया जाता है माघ के नाम से। इसके बाद आता है दोस्तों अर्धमागधी। अर्धमागधी कहाँ बोली जाती है तो पूर्वी हिंदी में, यानी पूर्व हिंदी में। महाराष्ट्र मराठी है। ब्राचड़ सिंधी भाषा बोली जाती है ब्राचड़ में। इसके बाद आता है ब्राचड़ सिंधी, पैशाची, लहंदा और पंजाबी। पैशाची जो होता है लहंदा और पंजाबी। पंजाबी तो पंजाब की भाषा, लहंदा लद्दाख की भाषा, याद रखिएगा। अब आते हैं आगे बढ़। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आप समझिए कि जब तक आपको जन्म और निधन अगर याद नहीं रहेगा तो ये प्रश्न आप बना सकिए। राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया, नलिन विलोचन शर्मा हो गया, रामविलास शर्मा हो गया, नंद दुलारे वाजपेयी हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या है। निबंधकार हैं यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी है, नलिन विलोचन शर्मा है, रामविलास शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्या है उसकी समीक्षाएं नीचे है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ए नंबर
देखिए समय, निधन और जन्म हमेशा आपको याद रखना होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी 99 से 68 है इनका कार्यकाल, यानी समय 99 से 68, राम वृक्ष बेनी। नंदुलारे वाजपेयी 6 से 67, और एक साहित्यकार का है 1906 से 67। नंदुलारे वाजपेयी की है, नंदुलारे वाजपेयी जी का भी है, और एक साहित्यकार का है, मैं आगे आपको कभी बताऊंगा। जैसे राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का समय है 1893 से 63, और गुलेरी का भी 1893 से 63 है। हालांकि कहीं कहीं आपको 67 भी मिलेंगे गुलेरी जी का, लेकिन दोनों वही एकदम सेम समय। तो वही नंदुलारे वाजपेयी 1906 से 67, और एक साहित्यकार है जिसका 6 से 67 है। रामविलास शर्मा 1912 से 2000, हमेशा याद रखिएगा, रामविलास शर्मा 12 से 2000। नलिन विलोचन शर्मा 1906 से 16, यानी 6 को उल्टा हो गया है हमेशा, नलिन, नलिन, नल, लीन, यानी 6 को उल्टा किया गया, यानी 1916 को 61 में बदला गया है, 16 को आगे पीछे कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सम्मिलित किया। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किसमें किया गया है? दलित जीवन की नरकीय वास्तविकताओं का चित्रण। देख रहे हैं प्रश्न बनने का टाइप, ये 2020 के शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था उससे संबंधित प्रश्न। अब 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं, ये भी आप समझिए। नहीं दोस्तों, वो क्वेश्चंस पेपर बन गए थे, वो एग्जाम बाद में हुए थे, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ चर्चा मिलेंगे आपको उसकी। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, नाचियो बोध गोपाल उपन्यास। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, समय सरगम। तो किसमें देखिए, नीचे देख रहे हैं ना आप, नीचे देख रहे हैं ना, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। यही है, आपको उपन्यास भी दिए जाएंगे, मिलान करने देंगे कि आपको कौन सी समस्या किसमें है, और उत्तर भी आपको देंगे। देखिए विकल्प दिए जाएंगे कि ए का ए होगा, बी का बी होगा, तो यही चीज है। ऐसे ही आप समझ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा यही रहेगा, इसी टाइप में रहेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण विषय, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण, समय सरगम 2000, कृष्णा सोप्ती 1925 से 2019, यानी कि समय भी लिखा गया है। समय सरगम उपन्यास का 2000 में क्या है? उच्च और मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन का चित्रण, किसमें? समय सरगम, यानी दो यहाँ है, समय और सरगम, यानी उच्च और मध्य व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण, कृष्णा सोप्ती 25 से 2019, फरवरी में है इसका। आगे बढ़ते हैं, फरवरी नहीं जुलाई है। दलित जीवन के नर की वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है, किसमें? नाचियो बोध गोपाल 1978 में, अमृतलाल नागर का है 1916 से 90। दलित जीवन की नरकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है दोस्तों। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमृतलाल नागर, उनका एक है हमारा उपन्यास है ना, ये इसमें खंजन नयन किसका है? अमृतलाल नागर का है ना। आगे बढ़ता है। पंजाब पर अंग्रेजों के अधिपति और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, मैयादास की माड़ी 88 ईस्वी में। भीष्म सानी तमस, कितना प्रसिद्ध उपन्यास है, पढ़िएगा एक बार, लाइफ में पढ़ना चाहिए वो सब उपन्यासों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, मैया दास की माड़ी 88 ईस्वी में। भीष्म सानी तमस 1915 ईस्वी, इसका जन्म निधन है 15 से 2004, तमस 73। आगे बढ़ते हैं। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु ने दीर्घ तपा लिखा 63। फणीश्वर नाथ रेणु 21 से 77 इनका समय है। ये पुरुष थे, महिला ने। फणीश्वर नाथ रेणु झुल्फी था इसका, बहुत बड़ा बड़ा बाल था, देखिएगा उसको समझ में आ जाएगा। जैसे पंथ के थे ना, उसी हिसाब में थे। पटना की महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार एवं स्त्रियों के काम शोषण का वर्णन है। काम शोषण का वर्णन, काम भी किया मतलब रिलेशनशिप बनाया, और उसका शोषण किया गया कि नहीं ये वो उसका उल्लेख किया गया। करम, बीबी और सफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन टाइप बनने का, आप समझिए कितना पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप ही बदल देगा। करम और बीबी, हाँ, सरफराज निम्नलिखित में किस उपन्यास के पात्र हैं? सूरजमुखी अंधेरों के, डार से बिछुड़ी, या यारों के यार, या जिंदगी नामा, किसमें है? तो देखिए आगे इसकी व्याख्या किया गया है दोस्तों।
जिंदगी नामा 1979 में, शाहनी है, शाहजी है, काशी शाह है, काशी शाह है, काशी शाह लिखा, ब्रिंदयानी है, करम बीबी है, सरफराज है, लाली शाह है, राबिया है और लाली शाह है, महरी चाची है, इसमें उल्लेख किया गया। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, रति है, रतिका, दिवाकर है, डार से बिछुड़ी 1958 में, स्त्री उत्पीड़न की गाथा, मुख्य चरित्र पाशो। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है। कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार, इसके बाद आत्मकथात्मक उपन्यासकार, और फिर आलोचनात्मक उपन्यासकार, ये सब एक खंड है। ये सब एक खंड है और उस खंड को मैं निबंध का जब टॉपिक लेकर के आऊंगा तो उसमें आप सभी दोस्तों को मैं बताऊंगा कि ललित निबंधकार कौन है, कौन किस में आते हैं, हाँ उसको मैं बताऊंगा आप सभी दोस्तों को। तो देखिए इनका समय भी आगे चर्चा किया गया है। देखिए ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। 1907 से 1979 इनका समय आता है। 1907 से 1979 ईस्वी। विद्या निवास मिश्र यानी 1926 से 2005। कुबेर नाथ राय 1933 से 96। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। मनोविकार में व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित निबंधकार थे। कौन? शुक्ल जी मनोविकार में व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित निबंधकार थे ये दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आएंगे। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आधुनिक श्री साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। निम्न दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए नंबर, बी नंबर क्या है? देख रहे हैं कौन सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी है? तो देखिए आगे चर्चा इसका किया गया। बी नंबर। आलोचक, आलोचक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचक 1907 से 1979। सूर साहित्य 1936 ईस्वी में इनकी रचना है। 36 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 40। कबीर 42। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। साहित्य का मर्म 1949। नाथ संप्रदाय 50। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 ईस्वी में है और चर्चित है। हिंदी साहित्य का ये आदिकाल 52 ईस्वी में है और चर्चित है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद 1952 में। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 ईस्वी में। लालित्य तत्व 1962 में। साहित्य सहचर 1965 में। कालिदास की लालित योजना 1965 में। सहज साधना 1963 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी में। मृत्युंजय रविंद्र 1970 में। मध्यकालीन धर्म साधना 1970 ईस्वी में। इंपोर्टेंट है। नंद दुलारे वाजपेयी 20वीं शताब्दी 1942 में। जयशंकर प्रसाद 40 में। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950 में। 2 है। नंद दुलारे वाजपेयी 6 से 67 है ना। नंद दुलारे वाजपेयी ऊपर में किसका था? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है ना। ऊपर में एक साहित्यकार का नलिन विलोचन शर्मा था ना। 6 से 67 इनका भी समय है, यानी नंद दुलारे वाजपेयी का समय है 6 से 67 में बताया था। और नंद दुलारे वाजपेयी नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा जी का भी समय वही है। मैं बताया था आपको कि किसी और साहित्यकार का भी समय यही है, आप याद रखिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी और ये नलिन विलोचन शर्मा दोनों का 6 से 67 है समय। और 2-3 साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य में जिनके समय जो है वो बराबर है। 5 से 90 को लिया गया, 5 से 90 मैंने बताएंगे आपको, मैं अभी नहीं। 93 से 63 तो मैं बता दिया। 2 साहित्यकार, इधर भी 2 साहित्यकार हैं और भी 2-4 साहित्यकार ऐसे हैं। मतलब 8 से 10 साहित्यकार ऐसे हैं जिनका समय जो है एक ही है। मैं बताऊंगा आप सभी दोस्तों। एक दिन नहीं होगा तो मैं लिस्ट लेकर के आऊंगा, या तो शॉर्ट वीडियो या तो लॉन्ग वीडियो में। नंदलाल, ये सब पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य हो गया 50 में। महाकवि सूरदास 52 ईस्वी में। महाकवि निराला 65 में। नई कविता 1973 में। कवि सुबेंद्रानंद पंत 1976 में। सिद्धांत 77 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा है दोस्तों कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ा नहीं जाता है। रस सिद्धांत 77 में। साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी में। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी में। ये बोल्ड अक्षर में दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक साहित्य और सृजन समीक्षा 1978 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नया साहित्य नए प्रश्न। अब अच्छा आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा 12 से 2000 ईस्वी। प्रेमचंद 1941 में आलोचनात्मक पुस्तक है। भारतेंदु युग 63 ईस्वी में आलोचनात्मक पुस्तक। निराला 46 में आलोचना पर लिखा गया। प्रगति
और परंपरा 1949 ईस्वी में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी में, भाषा और समाज 1961 में, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना 3 भाग है 1969, 1972, 1976, भारतेंदु योग और हिंदी नवजागरण 77 ईस्वी में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, हिंदी जाति का साहित्य 1986 में, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में थी। ये सब सारी पुस्तकें किसकी है? रामविलास शर्मा की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस जगह ले सकते हैं, मैं जूम आउट कर रहा हूं, देखिए आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब भी आप देखिएगा मोबाइल का बड़ा स्क्रीन करके देखिएगा, HD क्वालिटी में देखिएगा, आपको किसी चीजों को देखने के लिए माने कि दिक्कत नहीं होगा। आप आधे घंटे पढ़िए, लेकिन बेशक क्वालिटी बढ़ा के देखिए, उसमें क्या होगा, हर तथ्य को आप लिख सकिएगा। हाँ, अगर नेट नहीं है, कम है नेट, तो आप एक काम कीजिए, क्वालिटी कम करके 1-2 बार सुनिए, मैं सारी चीज़ों को बोल देता हूँ, फिर बाद में आप एक बार उसको लिखिएगा, जब तभी फिर क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा करके उसको सुन के लिखिएगा। उसमें क्या होगा, आपकी याददाश्त शक्ति जो होगी वो बहुत बेहतरीन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार का सही क्रम क्या है? रोलां बार्थ है, फर्डिनांड द सास्यूर है, सैमुअल टेलर कोलरिज है, आई.ए. रिचर्ड्स है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप जो भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, सैमुअल टेलर कोलरिज पढ़े, आई.ए. रिचर्ड्स पढ़े होंगे, ये दोनों तो आप पढ़े होंगे। रोलां बार्थ और फर्डिनांड द सास्यूर को नहीं पढ़े होंगे, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। ऐसे ही आप किसी को छाटिएगा ना, हो सकता है उसी से वो प्रश्न बना के दे दे। इसलिए प्रश्नों को छोड़िए मत, जो भी है उनसे संबंधित आप तैयारी कीजिए। बी नंबर आंसर है ये, बी नंबर आंसर है ये है, पहला सी है, बी है, डी, ए है। तो देखिए पाश्चात्य लेखक सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 से 1834 है। सैमुअल टेलर कोलरिज, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। फर्डिनांड द सास्यूर 1857 से 1937 ईस्वी है इनका समय। आई.ए. रिचर्ड्स 1893 से 1979, रोला बार्थ 1915 से 1980 ईस्वी में। अब आते हैं, नगर बाहिरे डोंबी तोहरे कुड़िया छई छोई जाय सो बाहे नड़िया, किसकी पंक्ति है ये? नगर बाहिरे डोंबी तोहरिया कुड़िया छई छोई जाय सो बाड़िए नगरिया, किसकी? कनहपा की पंक्ति है, कनहपा सिद्ध साहित्य कनपा। नगर बाहरे डोंबी तोरी कुड़िया छई छोई जाई सो बारिय नड़िया सरपा, जहीं मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तही वत चित विश्राम करूं सरहे कवि उवेश। लुईपा का तरुवर पंच विडाल डोंबीपा गंगा जमुना माझे बही बहिरे रे नाई। अब आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम क्या है? अच्छा ये बताइए, आप तो ये बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, कहानी का प्रकाशन वर्ष याद नहीं रख सकिएगा। हाँ, तो यहाँ चारों प्रकाशन वर्ष का याद रखना पड़ता है, इसके बाद वो क्रम से लगाने देता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कहानी संग्रह है, राजा निर्बंसिया है, यही सच है, एक और कहानी वांगचू है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे वैसे नहीं कि आप एक साहित्यकार का सिर्फ रचनाओं को याद कर लीजिएगा, नहीं, क्रम से भी याद करने देते हैं, इसलिए प्रकाशन वर्ष याद रखना है। अब कैसे लगाइएगा आप ही बताइए, यहाँ एक करके आपको लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ए नंबर, राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कमलेश्वर 1932 से 2000 ईस्वी, 1932 से 2007 ईस्वी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था 7 में। राजा निर्बंसिया 57 ईस्वी में। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी में। मोहन राकेश 1925 से 72, एक और जिंदगी कहानी संग्रह मोस्ट है, मोहन राकेश 25 से 72, यही सच है। मन्नू भंडारी 66 ईस्वी में, मन्नू भंडारी 66, मन्नू 1931 से 2021, यानी कि 10 वर्ष कम, नहीं तो ये 100 वर्ष तक जीवित रही मन्नू भंडारी। 1931 से 2021, 10 वर्ष अगर और जी लेती तो 100 वर्ष। वांगचू 78 में, भीष्म सानी 15 से 2003, ये तो 12 वर्ष कम रहे, यानी 88 वर्ष तक जिए। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचना है? उद्धव शतक, सुदामा चरित, या भ्रमर दूत, या रास पंचाध्याय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्या चुनेंगे हम? तो देखिए यहाँ में चर्चा है, आपको
बताना हमारा काम है, लेकिन याद करना आपका काम है। देखिए, आधुनिक काल द्विवेदी युग यानी 20 से 36 ईस्वी यानी 1836 होता है, वो तो छायावाद है। द्विवेदी युग होने से पहले है, बाद में द्विवेदी युग होने से ये है छायावाद। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 32, गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरीश चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी कल काशी वीराष्टक ऐसे ऑन क्रिस्टिज्म का समालोचना शीर्षक से अनुवाद, सत्यनारायण कविरत्न भ्रमरदूत, प्रेमकली भवभूति के उत्तरामचरितमानस और मालती माधव तथा के लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडवाक्य का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। किसने? सत्यनारायण कविरत्न ने। ये पूछा गया है दोस्तों। और ये इसका इम्पोर्टेंट भ्रमरदूत। अब आते हैं भक्ति काल 1375 से 1700, सगुन धारा कृष्ण भक्ति सखा को अष्टाप्य कवि नंददास 1533 से 1583 ईस्वी। समय भी देखिए लिखा गया, 50 वर्षों तक ये रहते। कौन? नंददास। 50 वर्षों तक का समय है इसका, अपने जीवन में 50 वर्ष तक। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। अनुप्रास इसमें ये अनुप्रास रस छंद है, साहित्यिक भाषा में वर्णन है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश 228 पद है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामाचरित श्रीमद् भागवत कथा पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन। रस मंजरी नायिका भेद 270 पद है। रूप मंजरी लघु प्रेम आख्यान काव्य है। विरह मंजरी नायिका का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। श्याम सगाई की सगाई 63 पद है। रुक्मिणी मंगल विवाह काव्य 90 पद। भ्रमर गीत सगुन और निर्गुण पर गोपी और उद्भव का संवाद है। सिद्धांत पंचाध्याय कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। दसम स्कंद भाषा श्रीमद् भगवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। प्रेम 12 कड़ी नीचे दिए 2 कथन है। काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य ज्ञान ही हो सकता है। तर्क, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय वस्तु मनुष्य। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर दीजिए। क्या है? देखिए, काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्तियों से नहीं सामान्य जन हो सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। उक्त कथन गलत है किंतु तर्क सही है। दोस्तों समझ रहे हैं ना? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही इसके टाइप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? ख्याल है, नाच है, ये माच है, नाचा है, पंडवनी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुनिए। ए और दो है ना? तो कहने का मतलब ए और सी, ए और बी और सी, डी और है ना? तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ नाचा और पंडवानी। भतरा नाट भी है यहाँ, भतरा राट भतरा नाट भी है, नाचा है, पंडवानी है छत्तीसगढ़। राजस्थानी में ख्याल है, फड़ है, स्वांग है, तमाशा है, लीला है, रशी में रामलीला है। मध्य प्रदेश माच है, कर्मा है, भगोरिया है, राई है। महाराष्ट्र तमाशा, ललित, गोधल, बहुरूपिया, दशावतार है। आंध्र प्रदेश भाम है, कलापम है। पंजाब गिद्धा है। हरियाणा सांग, धमाल, खेड़ा, फाग, डफ, गोगा, रतवाई, गोवा जवात्रा, त्रियात्र, बंगाल जात्रा। असम कृति, निया, अंकिया नाट। गुजरात भवाई, जम्मू कश्मीर जशीन, भांड, पाथेर। बिहार विदेशिया, जाट, जटीन, समा, चकेवा, डोंक, कक्ष, भकुली बंगा, कीर्तनिया। तमिलनाडु तेरुकट्टू, छाया नाट्य। हिमाचल प्रदेश करियाला। कर्नाटक यक्षगान। केरल कृष्णाटम, थैयाम, ओट्टम, थुलाल। उत्तर प्रदेश रास है, रासक है, नौटंकी है, भगत कीर्तन, रहस्य है। दोस्तों ये इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इसको याद रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं छोटा कर दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं अलग में। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रश्न बनते हैं, नहीं बनते हैं ऐसी बात नहीं है, प्रश्न तो बनते हैं। अगर प्रश्न नहीं बनेंगे तो इतना डीपली देंगे आपको कौन? प्रश्न नहीं बनेंगे तो इतना डीपली दे करके उनको फायदा क्या है? इसलिए प्रश्न बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानियां मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम की महक क्या है? आंसर तो आप सीधा दे। फणीश्वर नाथ रेणु 21 से 77, ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 67, अग्निखोर 73, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 86, धर्मवीर भारती 26 से 97, धर्मवीर भारती 26 से 97 है। मुर्दों का गांव 46 में, स्वर्ग पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 55, बंद गली का आखिरी मकान 1969 में। ये कहानी संग्रह
पढ़िएगा, पढ़ने से बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत। उसे आप समझिएगा, सीखिएगा, हालात को समझिएगा, परिस्थिति को समझिए। शिव प्रसाद सिंह, बहुत ये कहानी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिव प्रसाद सिंह 1928 से 98 है इनका समय। ये प्रॉपर 70 साल जिए थे, एकदम प्रॉपर। आर पार की माला 55 कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह है। कर्मनाशा की हार, निबंध भी लिखे इन्होंने, आलोचना भी लिखे हैं। अच्छा एक बात मैं बताना, जिसने निबंध लिखे हैं वो आलोचना भी लिखे हैं, निबंध आलोचना की तरह ही होते हैं। कर्मनाशा की हार 58 में इन्हें भी इंतजार है, 61 में मुर्दा सराय, 66 में अंधेरा हंसता है, 75 में भेड़िया, 70 में सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। मुरारी लाल ने, मनोज शंकर ने, रजनीकांत ने और भगवंत सिंह ने व्याख्या। सिंदूर की होली 34 में लक्ष्मी नारायण लाल का यह समस्यात्मक नाटक है। यह नाटक स्वतंत्रता पूर्व भारतीय समाज का वह चित्र है जिसमें मुरारी लाल जैसे रिश्वतखोरों और जमींदारों के अत्याचार के साथ साथ स्त्री पुरुष से संबंधित अन्य सामाजिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक धरातल पर वानी मिले हैं। इसमें नाटककार ने विधवा विवाह की समस्या और नारी के चिंतन शाश्वत समस्या को वानी दी है। यह नाटक समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन आधुनिक भारतीय समाज तथा स्त्री पुरुष की समस्याओं को बखूबी उपस्थित करने में सफल रहा है। सिंदूर की होली महत्वपूर्ण तथ्य, रचना काल 34 में, अंक 3 है, दृश्य 3 है, तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है। इसमें मुख्य पात्र डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। प्रथम दृश्य में, दृश्य 3, प्रथम दृश्य 9 बजे का है, द्वितीय संध्या काल को, तीसरा रात्रि 10 बजे का है। पहला तीनों अंक में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहले दृश्य, दूसरे दृश्य में संध्या काल, तीसरा में 10 बजे रात्रि काल। दिन वर्षा काल। सिंदूर की होली की भूमिका राजा राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 ईस्वी को लिखा था। पात्र जो है पुरुष पात्र है, मुरारी लाल है डिप्टी कलेक्टर, मनोज शंकर है, माहिर अली है, भगवंत है, रजनीकांत डॉक्टर है, हरनंदन स्त्री पात्र है। हरनंदन वो पुरुष पात्र, स्त्री पात्र चंद्रकला है, मनोरमा चंद्रकला को क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया नामक उसके सिर पर, हिस्टीरिया एक होता है बीमारी, हिस्टीरिया नामक मस्तिष्क में एक बीमारी हो जाता है। चंद्रकला 25 साल की, मनोरमा 25 साल। मनोज शंकर मुरारी लाल का मित्र का लड़का तथा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला, युग भावुक होते हुए भी समय और परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करने वाला पात्र है। पिता की हत्या के जब वो 12 वर्ष का था, पिता का हत्या कर देता है मनोज शंकर। मुरारी लाल का लड़का है और रहस्य से अनजान है, मानसिक द्वंद्व में जीवन यापन करने वाला युवक है। मनोरमा के प्रति चाहत व प्यार रखने वाला लड़का है। स्वच्छंद प्रेम का पक्षधर, प्रेम को मन की स्वाभाविक गति मानने वाला है, प्रेम को चरित्र गुण और अवगुण नहीं समझने वाला पात्र है। मनोज शंकर का जीवन निराशा, हताशा और असफलताओं की कहानी है। परास्त होकर भी चंद्रकला के प्रेम को जीतने वाला शख्सियत है। कौन? मनोज शंकर। शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। कौन? मनोज शंकर शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसलिए आप पढ़िए क्या कहानी, देखिए यहाँ क्या था कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंदूर की होली हमारा ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में ये टॉपिक है, सिंदूर की होली 34 में। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 के बाद हम 9 चलते हैं। इसके बाद उसके बाद है यह विधवा विवाह कथन। यह विधवा आप नहीं जानते, यह शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर का कथन मुरारी लाल से मनोरमा के संबंध में। मुरारी लाल जब मनोज से कहते हैं कि अभी तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका क्या अर्थ है, इस पर मनोज कहता है, क्या कहता है, यहीं तक है। और अगर इस चीज़ को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कहानी को पढ़िए, ऑनलाइन से ले लीजिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या पुस्तक को खरीद सकते हैं, वहाँ से पढ़। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? आंसर तो आप देख रहे, राग दरबारी, आधा गाँव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती। चारों उपन्यास जो है वो फेमस है और चारों उपन्यास जो है
इम्पोर्टेंट है। उपन्यास उत्तर प्रदेश, आधा गांव, गली आगे मुड़ती है, राग दरबारी जल टूटता हुआ, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट को छोड़िएगा नहीं, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, राग दरबारी अड़सल में श्रीलाल शुक्ल 25 से 2011 ईस्वी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। दोस्तों, कथा ग्राम अंचल से संबंध है, फिर भी आंचलिक नहीं है। यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा का मील पत्थर है। इसमें प्राचीन सड़ी गली परंपराओं पर व्यंग के साथ राजनीतिक व्यवस्था पर मुख्य चोट की गई। इसमें स्वतंत्रता उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश की गई है। अब आते हैं उपन्यास। राग दरबारी 68 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011 शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। इसमें राग दरबार में आधा गांव 66 में राही मासूम रजा 1927 से 92 गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमान भाइयों की कथा का वर्णन है। जल टूटता हुआ 1969 में प्रोफेसर रामदरस मिश्र, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र जो है वही है, 1924 से अब तक हैं वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। दोस्तों, मेरा लो बैटरी बता रहा है, मैं आज जहां तक होगा मैं क्लियर कर लेता हूं क्योंकि मेरा लो बैटरी बता रहा है। गली आगे मुड़ती है 1974 में राजा शिव प्रसाद सिंह, ये शिव प्रसाद सिंह है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह 1928 से 98 युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण किया गया है। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खालीगर बसंत का एक दिन निष्कासन, नीचे दिए गए विकल्प सही चुनिए। कहानीकार दूधनाथ सिंह। सपाट चेहरे वाला आदमी 67 में सुखांत 71 ईस्वी में दूधनाथ सिंह का समय है। ये निबंधकार है और फेमस है दूधनाथ सिंह। कहानी संग्रह में भी कहानी इन्होंने बहुत लिखा, आलोचना भी लिखा है और निबंध भी बहुत लिखे हैं इन्होंने। तो दूधनाथ सिंह 36 से 2018 यानी 18 का 36 होता है, यानी 36 से 18 में आया है इन्होंने। आप याद रखिए, दूधनाथ सिंह 1936 से 2018, यही याद रखिएगा, यानी 18 दूना 36, तो 2018 भी चला, इसको बैक कर दीजिए, यानी 36 से 18 पीछे। सपाट चेहरे वाला आदमी 67 में सुखांत, 71 में पहला कदम, 76 में माई का शव गीत, 1992 में नमो अंधकार, 98 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, 2002 में निष्कासन, 2002 ईस्वी में। दोस्तों, मैं इस पेज को कंप्लीट कर ही लेता हूं क्योंकि छोड़ना अच्छी बात नहीं होगा। रामदरस मिश्र, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, खाली घर, प्रोफेसर रामदरस मिश्र 1924 अब तक, खाली घर 1969 में, वह एक वह 1974 में, दिनचर्या 1979 में, सर्पदंश 1982 में, बसंत का दिन 1982 में, अपने लिए 1992 ईस्वी में, आज का दिन भी 1996 में, एक कहानी लगातार 1997 ईस्वी में, फिर कब आएंगे 1998 में, विदूषक 2002। प्रोफेसर वही प्रोफेसर रामदरस मिश्र है ना, वही उन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्र वही। आचार्य छमेंद्र के ग्रंथों का नाम उल्लेख, व्यक्ति विवेक, दसमा कुमार चरित, दशम कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुविरति तिलक। नीचे के विकल्पों में से डायरेक्ट मैं बताता हूँ। आचार्य छमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध, कवि कंठाभरण, सुविरति तिलक, औचित्य विचार चर्चा, दशावतार तिलक है। वहीं भट्ट 11वीं सदी, व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। दंडी 7वीं सदी, 10 कुमार चरित काव्यार्थ, 10 है समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक, द्रौपदी 8वां संग, पहला राजा, एक और द्रोणाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कथा प्रसंगों को लेकर के। दोस्तों देखिए, कथा प्रसंगों को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और द्रोणाचार्य। 1977 में शंकर शेष, 1933 से 81 इनका समय है। शंकर शेष द्वारा रचित समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला दुहरे कथानक वाला नाटक है। इस नाटक का उद्देश्य महाभारत कालीन पौराणिक कथा गुरु द्रोणाचार्य एवं एकलव्य की कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से प्रोफेसर अरविंद और शिष्य चंदू की आधुनिक कथा को प्रस्तुत कर मुख्य शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार, अनियमितता, विडंबना, गुरु शिष्यों में दरार, गैर सरकारी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की अस्तित्व की समस्या इत्यादि के साथ साथ वर्तमान युगीन व्यवस्था में प्रोफेसर अरविंद जैसे पीड़ित शिक्षक की विडंबना एवं नपुंसक बुद्धि विस्ता का यथार्थ धरातल पर चित्रण करना है। नाटक एक और द्रोणाचार्य 77 में, शंकर से 33 से 1981 इसमें महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ्य चित्रण है। इसमें द्रौपदी 72 में, सुरेंद्र वर्मा 1941 से अब तक महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथ्य के रूप में चित्रण किया गया है। 8वां सर्ग 76 में, सुरेंद्र वर्मा है 1941 से अब तक है। कालिदास के कुमार संभवन के महाकाव्य का 8वें सर्ग पर आधारित है। दोस्तों तो देखिए, पेज हमारा 9वां जो है वो कंप्लीट होता है क्योंकि हमारा चार्ज जो है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, 5% से कम है। मैं चाहता
कि आज आपकी क्लास जो है मैं चाह रहा था कि लंबी हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वो मैं अगली क्लासेज में उसको लेकर के आऊँगा 10वां पेज से जो भी स्टार्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ तक आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक में बहुत प्रश्न हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार हैं इसमें, बहुत सारे नाटककार हैं, बहुत सारे कहानीकार हैं, बहुत सारे निबंधकार हैं, और बहुत सारों के साथ साथ इसमें रचनाएं से संबंधित, प्रकाशन वर्ष, जीवन काल से संबंधित उनका समय दिया गया है, और विषय दिए गए हैं, पात्र दिए गए हैं, क्या विषय रहा है वो चीज दिया गया है। विषय इंपॉर्टेंट होता है, समय इंपॉर्टेंट होता है। विषय इंपॉर्टेंट होता है, समय इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद माने जीवंत काल उसका समय होता है इम्पोर्टेंट। हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं, हर काल के एक एक समय पर जो भी फेमस साहित्यकार रहते हैं उनका क्रम दिया गया है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। 9 पेज ही हुए हैं, 40 मिनट तक का क्लास हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चंस इसमें करीब करीब मेरे अनुमान से 150 मिलेंगे। 150 प्रश्न आप 40 मिनट में अगर पढ़ते हैं तो यानी 4 या 1200, यानी कि आप बताया ना, मैं 150 प्रश्न का यहाँ व्याख्या किया गया। आप उस चीज को 2-3 बार सुनिए, इस क्लासेज को देखिए, सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। बहुत आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें मिलेंगे, और इनके लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस चीज़ को तैयार करने में। तो दोस्तों मेरा चार्ज नहीं, इसी वजह से मैं यहीं क्लास को स्टॉप करता हूँ। आगे क्लास में जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा। आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर आप सभी दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए कि कंटेंट आपको कैसा लगा। हम मेहनत करते हैं, बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, छोटी सी एक आप कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू। क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।